Hello students, my name is Atisha Chhajer. I am a lecturer of Government Polytechnic College डूंगरपुर। आज हम थ्योरी ऑफ मशीन्स ME204 का यूनिट नंबर 4 फ्रिक्शन का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे टॉपिक 4.2 फ्रिक्शन क्लचेस, जिसमें हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल क्लच। सेंट्रीफ्यूगल क्लच को हिंदी में बोलते हैं अभिकेंद्रीय क्लच। ये जो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम है अभिकेंद्रीय क्लच का, ठीक है, जिसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल क्लच। सेंट्रीफ्यूगल क्लच का यूज़ होता है मशीन के स्टार्टिंग में। हमें सबसे ज़्यादा टर्निंग मोमेंट देने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब सेंट्रीफ्यूगल क्लच का उपयोग मशीन के आरंभ में अधिक आघूर्ण उपलब्ध करवाने के लिए किया जाता है। इसका डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो सेंट्रीफ्यूगल क्लच है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पर काम करता है। इसमें फ्रिक्शन मटेरियल युक्त शू को चालक शाफ्ट से घुमाते हुए चलित शाफ्ट में शक्ति पारेषित करते हैं, ठीक है। तो थ्रू शू, जो कि यहाँ पे ये है, ये जो है A = शू, ठीक है। तो ये शू है, ये शू क्या करते हैं, ये जो ड्राइवर शाफ्ट है उससे ड्रिवन शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। ये जो शू होते हैं ये फ्रिक्शनल मटेरियल से बने हुए होते हैं। हम इसकी कार्य प्रणाली, इसका वर्किंग इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इसमें मुख्यतः 4 फ्रिक्शन टाइप ऑफ शूज़ होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो ये जो शूज़ हैं ये स्प्रिंग की सहायता से ड्राइविंग शाफ्ट से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये जो शू है, ये यहाँ पे इन चारों शूज़ के यहाँ पे ये स्प्रिंग लगी हुई है, ठीक है। तो इस स्प्रिंग के थ्रू ये है ड्राइविंग शाफ्ट, ठीक है, जिसे बोलते हैं चलित शाफ्ट, ठीक है। तो ये इस स्प्रिंग के थ्रू शू इससे कनेक्टेड रहते हैं। फिर ये जो चालित शाफ्ट है, ठीक है, इस पर लगा होता है फ्लाई व्हील, ठीक है, जिसे बोलते हैं गतिपाल पहिया, ठीक है। ये जो बी है ये है फ्लाई व्हील। तो इस ड्राइविंग शाफ्ट पर लगा होता है फ्लाई व्हील, ठीक है, जिसकी परिधि से, यानी कि जिसकी सरकमफेरेंस से घर्षण सतह युक्त संपर्क में आते हैं। पावर सोर्स से ड्राइविंग शाफ्ट को घुमाते हैं, जिससे चारों शू भी घूमने लगते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, फ्लाई व्हील पावर शाफ्ट के थ्रू इस ड्राइविंग शाफ्ट है उसको घुमाती है फ्लाई व्हील, ठीक है। तो ड्राइविंग शाफ्ट के घूमने के कारण जो ये शू है वो भी रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। चूँकि इनमें द्रव्यमान है एवं ये घूर्णन गति कर रहे हैं, जिससे इन पर बाहर की ओर रेडियल डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ठीक है। क्योंकि इसमें m मास के ये पहिए शूज़ हैं, ठीक है, और ये रेडियली रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इनमें रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इनमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। स्टार्टिंग में स्पीड कम होने के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान जो ये स्प्रिंग फोर्स है उससे कम रहता है, ठीक है। यहाँ पर जो स्प्रिंग फोर्स है वो भी अपना एक फोर्स लगाता है। तो स्टार्टिंग में जब स्पीड कम होती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज लेसर देन दी स्प्रिंग फोर्स। बाद में जब ड्राइविंग शाफ्ट का स्पीड बढ़ जाता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बढ़ जाता है। अगर यह बल स्प्रिंग फोर्स से ज़्यादा हो जाता है तो जो शू है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की ओर गतिशील होता है, और ड्राइविंग शाफ्ट पर जो पहिए की जो पेरिफेरी है, जो सरकमफेरेंस है, उससे शू की फ्रिक्शन सरफेस से वो संपर्क में आती है, ठीक है। तो क्या होता है, जब स्पीड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाता है तो ये बाहर की तरफ काम करता है, और इसकी जो शू की जो पेरिफेरी है वो इस फ्लाई व्हील के कांटेक्ट में आ जाती है, ठीक है।
इससे क्या होता है, जो ड्राइविंग शाफ्ट से जो ड्रिवन शाफ्ट है जिस पर शक्ति का पारेषण होना होता है, ठीक है, वापस क्या होता है, जो ड्राइविंग शाफ्ट है उसका स्पीड कम होता है और उस वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो वैल्यू है वो भी कम हो जाती है। तो उस वजह से जो शू स्प्रिंग है वो फोर्स के कारण वापस अपनी पहले वाली पोजीशन पर आ जाती है, ठीक है, और जो पावर जो ट्रांसमिशन है वो रुक जाता है। तो इस तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट पर पावर ट्रांसमिट होती है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। यहाँ पे A इक्वल्स टू है शू, जो कि 4 तरह के शू है, 1 2 3 4। B इक्वल्स टू है पहिया, जो कि है फ्लाईव्हील, ठीक है, ये शक्ति पारेषित करने का काम करता है फ्रॉम ड्राइविंग शाफ्ट टू ड्रिवन शाफ्ट। C है घर्षण पदार्थ, ठीक है, यहाँ पे शू के बाहर ये जो लगा हुआ है ये फ्रिक्शनल मटेरियल। D है स्पाइडर, जो इन सबको बांध के रखा हुआ है स्पाइडर के थ्रू। और E इक्वल्स टू है स्प्रिंग, जो कि हर शू के यहाँ पे एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब स्पीड कम होती है तो स्प्रिंग फोर्स ज़्यादा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होता है, तो ये आपस में बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन जब स्पीड बढ़ जाती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू स्प्रिंग फोर्स से ज़्यादा हो जाती है, और चूँकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड काम करता है तो उस वजह से ये जो शू है ये इधर बाहर की तरफ आता है और इस फ्लाई व्हील को टच करता है। तो उससे क्या होता है, जो ड्राइविंग शाफ्ट है उससे ड्रिवन शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट हो जाती है। फिर जैसे ही स्पीड कम होती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है और स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है, तो उस वजह से वापस ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है और ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट में पावर ट्रांसमिशन बंद हो जाता है। अब हम फ्रिक्शन मोमेंट की गणना करते हैं, जिसे बोलते हैं घर्षण आघूर्ण की गणना, ठीक है। अगर किसी सेंट्रीफ्यूगल क्लच के लिए हम मानते हैं प्रत्येक शू का जो द्रव्यमान है, जो मास है, वो है कैपिटल M, नंबर ऑफ शूज़ है स्मॉल n, फ्लाई व्हील की रेडियस है कैपिटल R, फ्लाई व्हील के लिए जो रोटेशन है, रोटेशन पर मिनट, वो है n कैपिटल N, शू के गुरुत्व केंद्र से चालक शाफ्ट की घूर्णन अक्ष की दूरी, ठीक है, जो शू है उसकी गुरुत्व केंद्र से चालक शाफ्ट के घूर्णन अक्ष की दूरी है स्मॉल r, गतिशील पहिए का कोणीय वेग, ये जिस कोणीय वेग से फ्लाईव्हील रोटेट कर रहा है वो है ओमेगा, सतहों के संपर्क में आने के लिए आवश्यक कोणीय वेग, ठीक है, शू का जो फ्रिक्शनल मटेरियल है और फ्लाईव्हील ये आपस में कांटेक्ट में आ जाए तो उसके लिए कितना कोणीय वेग यानी कि कितनी एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, वो है ओमेगा 1। म्यू है फ्लाईव्हील और शू के बीच जो सरफेस है उसके बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ठीक है, तो म्यू है फ्रिक्शन कोफिशिएंट इन बिटवीन द फ्लाईव्हील एंड द शू फ्रिक्शनल सरफेसेस। अब हम जानते हैं कि प्रत्येक शू के लिए जो अभिकेंद्रीय बल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला पता है हम लोगों को, वो होता है m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। यदि स्प्रिंग फोर्स जिसे हमने लिया है Fs, ठीक है, यदि Fs स्प्रिंग द्वारा प्रत्येक शू पर लगाया गया वह बल है जिस पर शू तथा पहिया आपस में संपर्क में आते हैं, तो Fs इक्वल्स टू m ओमेगा 1 स्क्वायर r, ठीक है। हमें पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है, और जिस स्पीड पर फ्लाईव्हील और फ्रिक्शनल मटेरियल आपस में कांटेक्ट में आते हैं वो कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया स्प्रिंग फोर्स हो गया m ओमेगा 1 स्क्वायर r, ठीक है। तो टोटल रेडियल फोर्स कितना हो गया, ठीक है, रेडियल फोर्स कितना हो गया Fr, वो हो गया Fs माइनस Fc, ठीक है, यानी स्प्रिंग फोर्स माइनस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, तो ये आ गया Fr, ठीक है। अब
प्रत्येक शू पर लगने वाला स्पर्शीय घर्षण बल, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, म्यू इंटू आर, ठीक है। तो नेट जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, एफ आर। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया, म्यू इंटू एफ आर, और एफ आर इक्वल्स टू है एफ एस माइनस एफ सी, ठीक है। फिर है टॉर्क का फॉर्मूला होता है एफ इंटू आर। एफ यहाँ से फाइंड हो गया और आर है इसकी फ्लाईव्हील की रेडियस। तो ये आ गया घर्षण आघूर्ण टी इक्वल्स टू एफ इंटू आर, जो कि हो गया म्यू इंटू एफ एस माइनस एफ सी इंटू आर। अगर शूज़ की संख्या स्मॉल एन है तो घर्षण आघूर्ण कितना हो जाएगा, ये जो इक्वेशन है ये है एक शू के लिए, ठीक है। एक शू के लिए घर्षण आघूर्ण है म्यू इंटू एफ एस माइनस एफ सी इंटू आर। अगर नंबर ऑफ शूज़ n है तो उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो t इक्वल्स टू n इंटू म्यू इंटू आर एफ एस माइनस एफ सी, ठीक है। और जो पावर का फॉर्मूला होता है वो हमें पता है, वो होता है 2 पाई NT डिवाइड बाय 60, ठीक है। तो अगर हमारे पास t आ जाएगा, रोटेशन पर मिनट आ जाएगा, तो हम ये फाइंड कर सकते हैं कि कितनी शक्ति पारेषित की गई है। तो इस प्रकार उपरोक्त समीकरण से किसी सेंट्रीफ्यूगल क्लच द्वारा शक्ति पारेषण ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो टी का ये फॉर्मूला आ गया, एन दे रखा होगा फ्लाईव्हील के लिए कितने रोटेशन पर मिनट पे ये फ्लाईव्हील रोटेट कर रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और पावर ट्रांसमिट का फॉर्मूला, पावर ट्रांसमिट की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल क्लच। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।